डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज की बात, लेकिन क्या आपने प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं। क्या है ये समस्या? क्या है इसके लक्षण? कैसे बचा जा सकता है प्री डायबिटीज से? ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर अजय शुक्ला, डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, MBBS, MD मेडिसिन, DM एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, SGPGI लखनऊ, फाउंडर एंड डायरेक्टर हार्मोन इंडिया, स्पेशलिस्ट डायबिटीज, थायराइड एंड हार्मोन लखनऊ। डॉक्टर अरुण पांडे, MBBS, MD मेडिसिन, DM एंडोक्रिनोलॉजी, SGPGI लखनऊ, एंडोक्राइन, डायबिटीज एंड थायराइड क्लिनिक। डॉक्टर साकिब अहमद खान, MD मेडिसिन, DM एंडोक्रिनोलॉजी, एडल्ट एंड पीडियाट्रिक, MRCP, SCE UK, डायबिटीज एंडोक्रिनोलॉजी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, चंदन हॉस्पिटल, न्यू लाइफ एंडोक्राइन सेंटर, लखनऊ। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजय आपसे है। भारत में डायबिटीज के बढ़ने और इसके होने वाले हेल्थ रिस्क के बारे में बात होती है, लेकिन प्री डायबिटीज के बारे में उतनी बात नहीं हो पाती। प्री डायबिटीज कितनी गंभीर स्थिति है और इसके बारे में डायबिटीज की तरह क्यों नहीं बात हो पाती? सो प्री डायबिटीज बेसिकली डायबिटीज की प्रारंभिक स्टेज है। प्री डायबिटीज हम तब कहते हैं जब आपका HbA1c, फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल शुगर होता है, खाने की बाद की जो शुगर होती है वो एक पर्टिकुलर रेंज में होती है। फास्टिंग में अगर आपकी शुगर 100 से 125 के बीच है, खाना खाने के 2 घंटे बाद की अगर आपकी ग्लूकोज वैल्यूज 140 से 200 के बीच में है, या आपका HbA1c 5.7 से लेके 6.4 वाली रेंज में है, तो इनको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। ज़्यादातर वक्त आपको कोई सिम्टम्स नहीं आते और कोई बहुत सिम्टम्स नहीं होने की वजह से कोई आपको तकलीफ नहीं होती, इसलिए ये नोटिस में नहीं आता है। लेकिन ये बात सही है कि ये बहुत अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। डॉक्टर अरुण, अक्सर प्री डायबिटीज के लक्षण नोटिस नहीं होते। क्या आप उन चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिसका सामना प्री डायबिटीज के लक्षणों को पहचानने में करना पड़ता है? बिल्कुल सही सवाल है। प्री डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते हैं, पर इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसको हम कहेंगे एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे हम लोगों को सावधान कर देंगे। अगर खाने का परहेज और व्यायाम अच्छे से करिए तो जो है भविष्य में डायबिटीज होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज है और उससे डील करने के लिए हमें जागरूकता फैलाना चाहिए, जो कि आज हम लोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। डॉक्टर साकिब, मेरा अगला सवाल आपसे है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप प्री डायबिटीज के बारे में डिटेल में बताएं और कौन सी कल्चरल और लाइफस्टाइल फैक्टर हैं जो इसमें योगदान करते हैं? हम सेडेंट्री हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप में जैसे जैसे औद्योगिकरण होता गया, हम किसान से अब मशीनों पे आते गए, इसकी वजह से हमारा चलना फिरना, एक्सरसाइज, ये चीजें कम होती गई। जो हमारा खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, प्रोटीन की मात्रा कम है। ये भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है। हमारी जो जीवन शैली है, इसके अलावा जो हमारी अपनी जीन स्ट्रक्चर भी है, हम साउथ ईस्ट एशियन अपने आप में ज्यादा प्रोन है डायबिटीज के लिए। हम लीन फैट रखते हैं, हमारे को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी डायबिटीज डेवलप करने के लिए प्रोन है। सेम वेट और सेम हाइट के साथ में अगर हम किसी भी यूरोपियन या वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स के मुकाबले अपने आप को कंपेयर करें तो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर, साथ में हमारे खान पान का स्ट्रक्चर और ज्यादा सेडेंट्री और ज्यादा एक्सरसाइज और इन चीजों को कम करते जाना, ये सब सम्मिलित रूप से हमको और ज्यादा प्रीडिस्पोज करता है प्री डायबिटीज और डायबिटीज के लिए।
डॉक्टर अजय, मेरा अगला सवाल आपसे है, प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों के सिम्टम्स को कैसे पहचाना जा सकता है और साथ ही ये किसी की रूटीन लाइफ को कैसे प्रभावित करता है? प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बीच में अंतर यही है कि प्री डायबिटीज में आपके पास लक्षण होते हैं, है ना। ज्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं, हालांकि डायबिटीज भी बिना लक्षणों के हो सकता है। इसलिए पहचानने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर उसको मेजर किया जाए, इसलिए बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है कि भारतीय मूल के लोगों को 18 वर्ष के बाद शुगर की जांच अवश्य करनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। वजन नापने के लिए बीएमआई को हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। वजन और हाइट के अनुपात से अगर आपका बीएमआई ओवरवेट की कैटेगरी में आता है तो आपको डायबिटीज अवश्य चेक करना चाहिए। इसके साथ ही कोई कार्डियक बीमारी, ब्लड प्रेशर हाई हो, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो, फिजिकली इनएक्टिव हो, तो ज्यादातर चीजों में से कोई भी एक हो और आप 18 वर्ष से ज्यादा के हैं तो आपको शुगर चेक करना चाहिए। एक बार अगर नॉर्मल आया तो आपको हर 3 वर्ष में अवश्य चेक करना चाहिए। जो लोग प्री डायबिटीज कैटेगरी में आते हैं उनकी जांचें लगभग हर वर्ष करनी चाहिए और यही एकमात्र तरीका है जिसमें आप प्री डायबिटीज और डायबिटीज को ठीक से फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर अरुण, इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अर्ली डिटेक्शन रेट में सुधार के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं? तो इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और बहुत सारा रूरल और अर्बन पॉपुलेशन डिफरेंट है। तो ये बहुत जरूरी होगा कि जैसा डॉक्टर अजय ने डिस्कस किया है, किसी को भी यदि डायबिटीज है, होने का खतरा है, यदि वो कैसे लोग होंगे जिनका अगर 35 साल के ऊपर है तो सबको शुगर हर साल में चेक करना चाहिए, पर यदि 18 साल के ऊपर हैं आप और कोई भी एक रिस्क फैक्टर है जो कि डायबिटीज के लिए है तो उसे शुगर टेस्ट करना चाहिए। और एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं दिखाने के लिए, उनके बच्चों को, उनके फैमिली मेंबर्स को, उनके आसपास के लोगों को, मे बी जहाँ पे भी हम अपने कम्युनिटी लेवल पे, अपने सोसाइटी लेवल पे लोगों को डायबिटीज के बारे में जागरूक करना चाहिए और उनको एडवाइस करना चाहिए कि अगर 35 साल के हैं तो शुगर चेक करिए, 18 साल के ऊपर है, कोई रिस्क फैक्टर है तो अपने शुगर को सालाना एक बार जरूर चेक करें। मेरा अगला सवाल डॉक्टर साकिब से है, प्री डायबिटीज मरीज अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकता है जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो? लगभग 10% प्री डायबिटिक पेशेंट प्रति वर्ष डायबिटीज में प्रोग्रेस करने का खतरा रखते हैं और जिसके लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी जो खाने और जीवनचर्या के जो बदलाव हैं वो सबसे इफेक्टिव टूल्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं, जिनको अगर हम उस पर्सन की लाइफ में इंक्लूड करें तो हम उसके डायबिटीज में प्रोग्रेस करने के चांसेस को लगभग 50% कम कर सकते हैं। इस डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर पर्सन ओवरवेट या ओबीज है, उसका वजन ज्यादा है अपने हाइट के मुकाबले, तो उसको कम करने के प्रयास के लिए अपनी कैलोरीज को, अपने खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाना, अपने पोर्शन साइज को कंट्रोल करना, अपने खाने के अलग अलग जो हिस्से हैं उनका अनुपात फिक्स करना कि खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ अनाज ही नहीं हो, अनाज भी मोटा अनाज हो जिसमें फाइबर ज्यादा हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा 1/4 हो, उसमें जो फैट का कंपोनेंट है वो भी संतुलित मात्रा में हो, जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको हमको प्रमोट करना है, एटलीस्ट 150 मिनट प्रति वीक इसको अपनी जिंदगी में शामिल करने का प्रयास करें। अगर स्मोकिंग है, सेडेंट्री है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज, नमाज, प्रेयर्स, इस तरीके की चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है और इस तरीके से हम अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके अपने प्री डायबिटीज से नॉर्मल स्टेटस में रिवर्ट भी कर सकते हैं और प्री डायबिटीज से डायबिटीज के प्रोग्रेस होने के खतरे को कम कर सकते हैं। डॉक्टर अजय, मेरा अगला सवाल आपसे है, हेल्थ प्रोफेशनल्स मरीज को कैसे पर्सनल सपोर्ट दे सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, जैसे डाइट सुधारना या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना? सबसे अच्छा तरीका होता है कि यू लीड बाय एग्जांपल्स। आप अपनी खुद की दिनचर्या कैसे रखते हैं उसको मरीजों के साथ शेयर करें और खुद फिट रहें। उनको हर बार जब भी वो आपके पास
आते हैं उनसे फिटनेस की चर्चा अवश्य करें। डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने का जो पहला लाइन होता है वो हमेशा आहार और व्यायाम पे चर्चा होती है। चाहे शुगर कितनी भी कम या ज़्यादा हो, आप उस विषय पे उसको हर बार उस पे चर्चा करते हैं। और अच्छा हो अगर आपके पास डाइट पे चर्चा करने के लिए, व्यायाम पे चर्चा करने के लिए कुछ एजुकेटर हो जो डायबिटीज़ के इन विषयों पे उससे बार-बार चर्चा करें और उन्हें कनेक्ट रख सकें। आप जो है अपने योगा टीचर्स के साथ और प्रोफेशनल्स के साथ जो है एक ग्रुप बना सकते हैं जो पेशेंट्स उनके साथ जुड़ सकते हैं। आपके जो है डाइटिशियंस पेशेंट साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल दुनिया में हैं जिनके थ्रू पेशेंट को कंटिन्यूटी ऑफ केयर मतलब लगातार उसके संपर्क में रखना और मधुमेह को मैनेज करना एक मिलजुल कर जिसे हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार टाइप मैनेजमेंट, वैसा हम लोग कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर अरुण से है। किसी को कितनी बार अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए और टारगेट रेंज क्या होनी चाहिए? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। और अक्सर क्या होता है, लोग जो है टेस्ट जब कराते हैं तो जो नॉर्मल रेंज लिखा होता है रिपोर्ट में उसको देखकर उससे कंपेयर करते हैं। तो ये नॉर्मल रेंज जिनको डायबिटीज है और जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए अलग अलग है। तो अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो हमारा खाली पेट शुगर 100 से कम होना चाहिए और खाने के बाद वाला 140 से कम होना चाहिए। पर अगर किसी को डायबिटीज है तो हम लोग इंडिविजुअलाइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट, इसको इंडिविजुअलाइज करते हैं। साधारणतः हम लोग कहते हैं कि खाली पेट शुगर 80 से 130 रखें अगर आपको डायबिटीज है, और खाने के बाद वाला 180 के नीचे रखें। तो इसे ये यूजुअली टारगेट्स होते हैं। डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए अलग टारगेट होगा और नॉन डायबिटिक वाले व्यक्तियों को लिए टारगेट अलग होगा। डॉक्टर साकिब, अब आप बताइए, भारत में आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज लागू की जा सकती है? हर एक व्यक्ति को हेल्थ केयर रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हो सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ी डिमांड, बड़ा आस्क है और इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जिसमें से आयुष्मान भारत योजना है जो प्राइमरी हेल्थ केयर से लेके और टर्शियरी क्वाटरनरी केयर हैं उनको हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का विस्तार होता जा रहा है। अब धीरे धीरे लगभग ज़्यादातर ज़िलों में या फिर बड़े बड़े ज़िलों में हम मेडिकल कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम फिजिशियंस को भी ट्रेन कर सकते हैं, पीएचसी सीएचसीज को ट्रेन कर सकते हैं, उनको ज़्यादा बेहतर सुदृढ़ कर सकते हैं, जहाँ पे लोग छोटी चीज़ों के लिए मदद ले सके, प्रॉब्लम नहीं हो। इसके प्रिवेंशन, इनके टालने के लिए हम हेल्थ के बिहेवियर को लेके, लोगों के दिनचर्या के बिहेवियर को लेके उनमें अवेयरनेस फैला सकते हैं। जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है वहाँ पे ट्रीट करके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, जैसे प्री डायबिटीज़। और डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट का मकसद ही हमारा ये है कि ताकि हम नुकसानों से बच सकें। इसके अलावा जो टेली मेडिसिन का ऑप्शन है वो एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्टर अजय ने भी बताया कि हम पेशेंट को जितना इंगेज कर सकें, उनको अलग अलग तरीके के माध्यमों से जो हमारे पास में अब अवेलेबल हैं, ताकि पेशेंट की जो डे टू डे की क्वेरीज हैं उनको भी सॉल्व किया जा सके, या अगर वो कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो जो गैप है हमारे रूरल और अर्बन एरियाज में, वो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो नहीं समय पे दिखा पाने की वजह से जो हम लूज करते हैं, वो ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचा सके और उन सब तक जो है वो एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, उनकी एक्सेस बढ़ा सके। डॉक्टर अजय, जब कोई प्री डायबिटीज से डायग्नोस हो गया तो उसे कितनी बार फॉलोअप और टेस्ट की जरूरत होती है ताकि उसे ये पता रहे कि उसकी कंडीशन में कितना सुधार हुआ है? सामान्य रूप से कोई भी प्री डायबिटीज़ को हर वर्ष अपनी जांच करनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़ के क्लासिक सिम्टम्स, अगर किसी को पेशाब ज़्यादा हो, किसी को प्यास ज़्यादा लगे, भूख ज़्यादा लगे, वजन घट रहा हो, हाथ पैर में झुंझुनाहट हो, दिखाई देने में कोई दिक्कत हो, कोई घाव भर ना रहो, इस प्रकार के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण आ रहे हैं, तो आपको बीच में भी शुगर चेक करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब ग्लूकोज के टेस्ट लगभग हर जगह आसानी से कम दामों में उपलब्ध हैं। तो सामान्य रूप से हर वर्ष, और अगर कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत हमें इसकी जांच करनी चाहिए। डॉक्टर अरुण, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया है प्री डायबिटीज के केस में, जैसे यूथ में इसका बढ़ना? अगर हाँ, तो क्या चीज इस ट्रेंड के बढ़ने में कंट्रीब्यूट करती है? यस, जिस तरह से डायबिटीज बढ़ रहा है उसी तरह से प्री डायबिटीज भी बहुत बढ़ रहा है। और मुख्यतः
कारण जो है हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम आजकल हर चीज के लिए हमारे पास मशीन उपलब्ध है। दूसरा चीज है जो डाइट, अभी बहुत सारा फास्ट फूड का चलन हो गया। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा, क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो घट गया है। तीसरा, लैक ऑफ स्लीप। ये कुछ चीजें हैं जो लाइफस्टाइल में गड़बड़ कर रही है, जिसके कारण से प्री डायबिटीज की दिक्कत बढ़ रही है। तो एक, कम व्यायाम। दूसरा जो है, आहार हमारा बदल गया है काफी, और आज वर्ल्ड ओवर हम सब बहुत कम सो रहे हैं। इन सब चीज के कारण जो है लाइफस्टाइल वाली बीमारियां बढ़ रही है, उसमें से डायबिटीज भी एक है, और प्री डायबिटीज। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साकिब से है। डाइवर्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी कितना सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल्स आसानी से इसे मॉनिटर कर सके गांव, देहात और रिमोट एरिया में? हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में सीमित है और हम डायबिटिक कैपिटल है। इतने ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन विद डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ को कैटर करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जो अब के नए डेवलपमेंट्स हैं उनकी मदद लें। और कोविड टाइम ने भी ये चीज़ें हमको प्रूव की और एक नई राह भी दिखाई कि हम उन एरियाज़ में जहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल थे, वहाँ पे भी लोगों से कांटेक्ट करके, वहाँ पे जो भी प्रोवाइडर्स अवेलेबल थे उन्होंने स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करके उस अच्छे इलाज को, उस स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट को उन दूर दराज के एरियाज तक पहुंचाने में मदद की। और इस चीज़ों के लिए भारत सरकार ने भी जो टेली कंसल्टेशन के लिए गाइडलाइंस हैं इशू कर रखी हैं। इसको हम जैसे जैसे और व्यापक करते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती जाएगी, जो कि बढ़ी भी है, तो इसके जरिए हम आखिरी व्यक्ति तक भी जो अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं जो अर्बन एरियाज में अवेलेबल है वो पहुंचा सकते हैं। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।